जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आप चाहे जिस बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप इस चैनल से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आज से हम आपकी मैथ शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 से, वास्तविक संख्याएं से। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं भाई, आज है 5 अक्टूबर 2024, आपकी मैथ 30 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएगी। रोज एक वीडियो आएगी 8 से 9 बजे के बीच। वो 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे, 2 घंटे की, कितने जाए जितने घंटे की हो, लेकिन भाई एक वीडियो रोज आएगी। अगर आपके स्कूल में या आप कोचिंग में अपनी मैथ कंप्लीट कर रहे हैं, या भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या आपका जो है रनिंग पे चल रहा है, तो आप इस चैनल से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, या आप अपना रिवीजन भी इस चैनल से कर सकते हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके 100 नंबर लाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल से बढ़िया तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कम से कम आपको 20% कहता हूं भाई, ज्यादा आपको समझ में आएगा अपने स्कूल या कोचिंग से, और 100% आपके जो बेसिक और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा कि आप बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा आता है मैथ का, तो भाई नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं। एक प्रश्न पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा बताइएगा, प्रत्येक अशांत दशमलव संख्या परमेय संख्या होती है कि अपरमेय संख्या होती है? भाई कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या कहलाता है? आप तो जानते हैं ना परमेय अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं आपसे कहूंगा, बताइए प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती हैं? और क्या बताइए प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? आप कमेंट कर दीजिए अगर आपके सही उत्तर होंगे, या आपको पता है इसके उत्तर, तो बढ़िया है। जिनको पता नहीं है तो भाई मन लगा के पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भाई अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं, वो 1 मिनट में सुन लो। इंट्रोडक्शन का मतलब कहलाता है आपको कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक के साथ बताया जाएगा, और एक अध्याय वास्तविक संख्याएं में आखिरकार है क्या, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं तो आपसे इजीली बनेगी, पानी की तरह भाई साफ हो जाएंगी प्रश्नावली, बस इस इंट्रोडक्शन को अगर आप देख लोगे। इसमें हम आपको भाई वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, और सम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। भाई आपको मुंह जबानी यहां तो हम रटवाने वाले हैं, ठीक है। और भाई रटवाने का मतलब ये है कि आपको अभी याद हो जाएंगी, हम आपको समझाने वाले हैं, इसका बेसिक बताने वाले हैं। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपका एमपी बोर्ड का बड़ा एक मस्त क्वेश्चन रहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बहुत सरल हो गया, लेकिन यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में कठिन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा हैं और टॉपर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कठिन क्वेश्चन बनाना पड़ते हैं। आता है प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परमेय संख्या हो सकती है, क्या प्रत्येक परमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है क्या? भाई दिमाग हिल जाता है बच्चों का। तो ऐसे कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको हर प्रकार की संख्या आना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है आप परमेय और अपरमेय संख्याओं को ऐसा सीख के जाएंगे कि आपने आज तक, मैं भरोसा दिलाता हूं, कहीं नहीं सीखा होगा। मैं ये गारंटी देता हूं, अगर एक मास्टर ऐसा पढ़ा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। भाई कोई बता ही नहीं रहा है परमेय अपरमेय असलियत क्या, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ ना, अगर मैं एक क्वेश्चन बस पूछ लूँ तुमसे, तुम नहीं बता पाओगे परमेय परमेय का। अच्छा बताओ, चलो होशियार हो ना। प्रत्येक अशांत दशमलव संख्या परमेय संख्या होती है कि अपरमेय संख्या होती है? अगर जो बच्चा समझदार होगा ना, वो कहेगा सर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे। और जिनको कुछ झप नहीं रहा है वो तो कह रहे होंगे बहुत हार्ड कठिन मैथ पढ़ा रहे सर जी, भाग जाओ इधर से। भाई आज बस मुझे 1-1.5 घंटा दे दो, कसम भगवान की, अगर मैथ से प्यार न करवा दिया और लगेगा कि नहीं आज कुछ नया सीखा है, तो मेरा नाम भी भाई टिंकू नहीं है, ठीक है। बस मेरी आज बात मान लो। आज के इस वीडियो में हम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, ये सभी तो हम बताएंगे ही बताएंगे। आपके जो क्वेश्चन आते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, ऐसे क्वेश्चन भाई आपसे इजीली बनेगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, जैसे अभी आपने रट लिया ना, कोई रटने की जरूरत नहीं, अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, कम से कम 1.5-2 घंटे की होने वाली है। अगर जिस बच्चे का अटेंशन ठीक है भाई, जो रील देख के अपने दिमाग को मतलब बेकार नहीं किया है, मतलब कि दिमाग घटिया बना लिया भाई रील मुजरा देख के, और जिनने अगर रील देखना भाई मेरी रील देखा करो, पढ़ाई वाली बनाता हूं मैं, ठीक है, मस्त वाली, मजा भी आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा आपका, ठीक है। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी दिख रही होगी, फॉलो कर लेना। देखो प्रमोशन भी हो गया भाई मेरे, थोड़ा मोड़ा तो चलता ही है, तो लेकिन मजा आएगा भाई। बस आज मुझे समय दे दो अपना, ठीक।
सब लोग कह रहे होंगे सर आपने कितना सादा हमें ज्ञान बता दिया, बहुत समय बर्बाद कर दिया, पढ़ा तो रहे नहीं भाई, आज बस था इतना, ठीक। आज क्योंकि मैं पहले दिन आया हूँ इसलिए करा भाई, माफ़ कर दो इसके लिए, समझ रहे हो। देखो अपनी वाली को तो माफ़ कर देते हो तुरंत, एक सॉरी में माफ़ कर देते हो भाई, मुझे नहीं कर रहे हो यार, समझ रहे हो। मैं तो आपका भाई हूँ, वही भाई, सगा भाई, सबसे बड़ा भाई मानो, मैं तुम्हें मानता हूं क्योंकि तुम मेरे जिगरी यार हो, बिल्कुल दोस्त हो, भाई हो, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर का आर उठा लिया। देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला दें तो वो सभी संख्या क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती हैं। या दूसरी परिभाषा, दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी वास्तविक संख्या ही हैं, ठीक है। आगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बकाया आ गया होगा मेरे हिसाब से, बकाया आगे तो भाई शीशे की तरह हर एक चीज साफ होगी। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहली होती है परमेय संख्या और दूसरी होती है अपरमेय संख्या। अगर आप ध्यान से देखें, मैं हट जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे एक ट्री चार्ट बना हुआ है। ये ट्री चार्ट भाई ऐसे मामूली ट्री चार्ट नहीं बना हुआ है, इस चार्ट से आप ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर होगा जो आज अपने स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार बनने वाले हैं आप, मतलब स्मार्ट बनने वाले हैं। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट करना जरूरी है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। इस चार्ट को अगर आप अपनी रफ में बना लेंगे और अगर आप इसे फास्ट बिल्कुल 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, क्यों मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन खींची है, कुछ मतलब है इसका। तो दो प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो अगर हम परमेय संख्या को समझें तो हमें यहाँ पे लिख दिया गया है कि P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। अरे भाई जवान लड़खड़ा रही है यार, है ना, तुमसे डर रहा हूं क्या मैं, ऐसा नहीं है, पढ़ो। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर दें तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो P और Q है वो पूर्णांक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और कभी भी Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, समझे। ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर समझो जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाए वो एक परमेय संख्या है, यानी कि भिन्न के रूप में, बटा के रूप में अगर हम किसी भी संख्या को लिख देते हैं तो वो एक क्या होती है, परमेय संख्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2/3, ठीक है। तो 2/3, देखो ऊपर वाली संख्या को हम P कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम Q कहते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 एक परमेय संख्या। एक एग्जांपल लूं मैं, जैसे 8, तो 8 क्या एक परमेय संख्या कहोगे सर, ये तो अभी बटा के रूप में नहीं लिखी है। तो देखो मैं आपको बता दूं, हम किसी भी संख्या में 1 का भाग लगा सकते हैं। कक्षा 1 वाली बात कर दी मैंने आज, तो कहोगे सर इतना बेसिक पढ़ाओगे क्या। अरे हाँ भाई सुन लो थोड़ा सा, देखो मेरी बात को, ये भी एक परमेय संख्या बन गई क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख पाए हैं। अच्छा, P और जो Q है वो पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि P व Q पूर्णांक है। तो हम क्या करते हैं, पहले पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। पूर्णांक संख्या को हम I से प्रदर्शित करते हैं या Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। वह संख्या जिसमें शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हों उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। संख्या रेखा की मदद से आप समझ सकते हैं। देखो बीच में 0 होता है, इस तरफ धनात्मक की संख्याएं होती है जो अनंत तक जाएंगी, और इस तरफ भाई होती है ऋणात्मक की संख्या जो अनंत तक माइनस में जाएंगी। यानी कि ये क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या जो है भाई वो परमेय संख्या का ही हिस्सा है, यानी कि परमेय संख्या बाप है तो बेटा कौन है, पूर्णांक संख्या। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो परमेय संख्या से जन्म हुआ है पूर्णांक संख्या का। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे हो, ये समझना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर देखो पूर्णांक संख्या आप समझ गए क्या कहलाता है। तो देखो P व Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या में होती है। ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूं आपके लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 0/1, तो क्या 0/1 परमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, और इसलिए क्या होगी, और बटा के रूप में लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 1/0, क्या ये परमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। ये एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे 0 आ गया, ऊपर 0 हो चलेगा। क्यों, क्योंकि P बराबर 0 चल सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं चल सकता, यानी कि नीचे Q रहता है तो Q की जगह 0 कभी नहीं आ सकता, समझे। तो याद रखना, अगर ऊपर 0 है
तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 है तो कतई नहीं चलेगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया 0/8, तो ये परमेय संख्या है, लेकिन आ गया 8/0 या कुछ भी आ गया, नीचे 0 है तो ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। जैसे 22/7 क्या, ये एक परमेय संख्या है, समझे मेरी बात को। इतना ही आपकी स्कूल में पढ़ाया गया है या आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया है, यही वास्तविक मतलब कि परमेय संख्या कहलाती है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। आपके साथ धोखा हुआ है, जैसे उसने धोखा दिया ना, आपको छोड़ के चली गई, ऐसे भाई आपके सर ने धोखा दिया। यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अगर खत्म होती तो अच्छा एक प्रश्न का जवाब बताओ मेरे, एक जवाब मतलब दो। प्रत्येक अशांत आवृत्ति संख्या परमेय संख्या होती है क्या, परमेय संख्या होती है? बनना ही नहीं है आपसे, क्योंकि आपको धोखा दिया गया है, और जिससे बन गया मतलब कि आप माइंडेड इंसान हो भाई। बकाया आगे पढ़ते रहिए। परमेय संख्या जितनी आपकी स्कूल में पढ़ाई थी मैं उतना पढ़ा चुका हूँ, अब मैं वो पढ़ाऊँगा आने वाले 15-20 मिनट के बाद, जो एक मतलब कि एक गिफ्ट है, मतलब किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ भाई, ठीक। तो परमेय को साइड रखते हैं, बाद में पढ़ाएंगे पूरा परमेय, मज़ा आ जाएगा, तुम इजीली देखते ही बता दोगे ये परमेय है अपरमेय, जितना कठिन आ जाए भाई, ठीक। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर पाए, ना लिख पाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम पाई को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट वाली संख्या, जैसे √2, √3, √5, कहोगे सर जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ √16, तो क्या ये परमेय है, वो अपरमेय है? तो भाई ये अपरमेय नहीं है, क्योंकि √16 बाहर निकल के देखो, √16 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि √16 क्या है, एक परमेय संख्या, ना कि अपरमेय संख्या। तो हर एक रूट वाली संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है मुन्ना, समझे मेरी बात को। क्यों नहीं होती है? ऐसी रूट वाली संख्या जो रूट के बाहर ही ना निकले वो अपरमेय होती हैं, यानी कि नॉन स्क्वायर रूट, यानी कि जिनका वर्गमूल बाहर ना निकले। समझ में आ गई मेरी बात को। और जैसे एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि 0.01 001 00001 00001 ... तो ये देखो यहाँ पे जीरो की क्वांटिटी हर बार बढ़ रही है एक पैटर्न में, तो ऐसी संख्याओं को भी अपरमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। इतना ही आपकी स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, लेकिन इतना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इतना पढ़ा दिया कि जितना आपकी स्कूल में पढ़ा। आगे पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊंगा भाई 15-20 मिनट बाद। जो मेरा सच्चा बिल्कुल भाई होगा ना, जो मुझे दिल से मानता होगा, या जिनको लगता है कि मैथ सीखना है, तो भाई वो रुकेगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा एक रीजन है। इसके बाद आइए, हमने आपको पूर्णांक संख्या समझा ही दिया कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है। देखो पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है हम आपको बता चुके हैं। पूर्णांक संख्या किसका बेटा है? परमेय संख्या का बेटा है, इतना याद रखना, ठीक। मतलब पूर्णांक का जन्म परमेय संख्या से हुआ है। पूर्णांक संख्या समझा दिया। और पूर्णांक संख्या से जन्म हुआ है किस चीज का? पहले तो जन्म हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने इसके नीचे तीर का चिन्ह लगा दिया, यानी कि पूर्णांक संख्या से जन्म हुआ है पूर्ण संख्या का और प्राकृतिक संख्या का, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस अनंत तक जाती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... प्लस अनंत, यानी 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखना। और पूर्णांक संख्या का पहला बेटा पूर्ण संख्या हो गया और इसका दूसरा बेटा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये इतना सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। इन चीजों को समझ में गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, पूर्णांक संख्या के और 2 बेटे हैं। कौन है? और 2 बेटे हैं। कौन कौन से? देखो ध्यान से। सम संख्या, देखो मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ से इसने बेटा निकाला, ये आ गया, देखो ये ट्री बन गया। तो इसका पहला बेटा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाएं और शेषफल 0 आ जाए तो वो एक सम संख्या कहलाती है। सम संख्या को पहचानने का मस्त तरीका है, जिसके लास्ट में यानी कि जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 हो या 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और सीधी मतलब ये है कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वो एक सम संख्या कहलाती है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन होता है क्या सर ऋणात्मक संख्या
सम संख्या हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि ये पूर्णांक से ही निकली हैं। तो सम संख्या ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं। ये कई बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर क्या सम संख्या धनात्मक बस होती हैं? भाई ऋणात्मक भी होती हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल आपके दिमाग में डाल लो। ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा तो ताली बजाओ मेरे लिए, समझ रहे हो? अपने लिए भी बजाओ क्योंकि नई चीज़ जाने हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से मतलब कि वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं भाई। मतलब कि वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा ना जाए, शेषफल 0 ना आए, तो भाई वो विषम संख्या है। नहीं समझे मेरी बात को? हाँ, ये भी ऋणात्मक हो सकती है। ऋणात्मक संख्याएं विषम संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है? क्यों हो सकती हैं? क्योंकि पूर्णांक संख्या से ही तो निकली है ये सम और विषम संख्या, समझे? लेकिन हाँ, दशमलव वाली संख्या या बटा वाली संख्या सम या विषम संख्या नहीं होती हैं। आगे समझ में? अच्छा देखो, प्राकृतिक संख्या के भी 3 बच्चा, कौन कौन? 3 बच्चा है। प्राकृतिक संख्या के 3 बच्चा है। इसने 3 को जन्म दे दिया भाई। कितने को जन्म दे दिया? 3 को जन्म दे दिया। पहले को दिया भाज्य संख्या, दूसरा दिया अभाज्य संख्या, तीसरा दिया सह अभाज्य संख्या। हम तीनों को अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले 2-4 चीजें समझना पड़ेंगी। पहला हमें समझना पड़ेगा गुणनखंड क्या कहलाता है, गुणनखंड क्या कहलाता है, और दूसरा समझेंगे हम कि अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाता है। जिन बच्चों को आता है तो भाई आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत होशियार बालक हो, आपके लिए सैल्यूट है। गुणनखंड का मतलब ये कहलाता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ले लूँ 5, तो 5 को हम कितनी संख्याओं से पूरा पूरा काट सकते हैं? तो कहोगे सर 5 को तो हम पहले 5 से काट सकते हैं, पूरा पूरा 1 से काट सकते हैं। देखो 5 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, यानी कि 5 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणनखंड है, 5 और 1। जैसे मैं कहूँ कि आप निकालिए किसका? 8 का। 8 के गुणनखंड निकालो। कहोगे सर ये तो 8 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसके कितने टोटल गुणनखंड है? 4 गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि हम उस संख्या को कितनी संख्याओं से पूरा पूरा काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है और इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या कहलाता है वो आपको समझना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं 8, तो 8 के अगर किसी ने पूछा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो मतलब कि हमें 8 को केवल अभाज्य संख्या से काटना है। किससे काटना है? अभाज्य संख्या से काटना है। तो अब आपको अभाज्य संख्या तो पता नहीं है, तो अपन पहले अभाज्य संख्या को पढ़ लेते हैं, ठीक है? 2 मिनट वेट करो। अभाज्य गुणनखंड आपको समझने के लिए 2 मिनट वेट करना है। क्यों करना है अभी आपको समझ में आएगा। पहले समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो एक भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभी मैंने 8 लिया था, 8 के गुणनखंड कितने? 4 हैं, यानी कि 2 से अधिक तो है ही है, तो 8 एक क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे मैं ले लूं 2, तो 2 अगर मैं लूं, अगर मैं कहूं 2 को चेक करो इसके कितने गुणनखंड है, तो कहोगे सर ये 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो इसके टोटल 2 गुणनखंड है। और हमें चाहिए 2 से अधिक भाज्य संख्या होने के लिए, तो ये 2 क्या भाज्य संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये 2 एक भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? तो 2 को हम नहीं ले सकते। ऐसे ही हम 3 को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 3 भी 1 और 3 से कटता है। जैसे हम 4 ले लें, क्या ले लें? 4 ले लें, तो 4 के गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसके टोटल 3 गुणनखंड है। नहीं आई बात समझ में मेरे? देखो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखो 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए एक भाज्य संख्या हो गया। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। फिर 4 के बाद 6 होती है, 6 के बाद 8 होती है, फिर 9 होती है। मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड आप निकालना हमने सिखा ही दिया है। मतलब कि कोई भी संख्या हो, आपको क्या करना है? कितनी संख्या से वो कट सकती है, वही उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड आप समझ गए, और आप एक चीज और समझ गए, क्या? कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने हो? केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। लेकिन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसके केवल 2 ही हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से देखो भाई मेरे,
जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 2, तो 2 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 और 2, तो मतलब कि इसके कितने हैं, केवल 2 ही गुणनखंड, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है और दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। हम यहाँ पे ले लेंगे 3, तो 3 के गुणनखंड 1 या 3 होते हैं, तो इसके भी केवल 2 गुणनखंड है। इसका मतलब ये 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, समझ गए मेरी बात को। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम हर एक चीज समझ गए, आप तो हमें ये बताइए कि एक क्या है, एक क्या है इधर पे, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। देखो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, क्यों, क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है। और देखो ध्यान से, भाज्य संख्या कहता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, भाई इसका तो एक ही गुणनखंड है भाई, 2 से अधिक की क्या बात कर रहे हो, तो भाज्य संख्या तो वैसे ही नहीं हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसका केवल एक ही गुणनखंड है, हमें इसमें चाहिए 2 ना, इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है, तो ना ये भाज्य है ना अभाज्य। प्रश्न आता है बताइए एक क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये आवारा है, समझ रहे। अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो आवारा रहोगे, इसलिए भाई किसी के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक, क्या कह रहा हूं भाई मैं, किसी के आप चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है, पढ़ते रहिए, नहीं तो आप भी आवारा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। अब हम ध्यान से देखिए, अब आपको भाज्य संख्या भी आ गया और अभाज्य संख्या भी आ गया, किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, क्योंकि आपको अभाज्य पता है, अभाज्य क्या कहलाता है, गुणनखंड क्या कहलाता है। जैसे हमसे कहा गया कि 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, मतलब इसका ये है कि हमें 8 को अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो 9 एक भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या है, ठीक। 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, समझिए 29 से, 31 से, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 × 2 × 2, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। मतलब हम कोई भी संख्या को काटें अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनफल के रूप में आना चाहिए, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। समझ गए मेरी बात को, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरीके से समझ गए भाई, गुड, वेरी गुड। इसके बाद देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 1 हो। भाई ये मैंने परिभाषा गलत लिखी है, देख रहे हो, और कोई बच्चा इसको समझ गया हो तो बताओ क्या सही है। यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है, इसको अपन क्या करेंगे, सुधार देंगे भाई, क्या कर देंगे, सुधार देंगे। क्या पता भाई मैं धतूरा पी के यहाँ पे लिख दिया हूँगा, भांग खा के, भाई मुझे खुद पता नहीं चल रहा मैंने गलत कैसे लिख दिया। ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, ये होता है। मतलब समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखो भाई बस मन लगा के पढ़ना है भाई, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है, जो पढ़ाई से प्यार करता है वो होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमसे कहा गया ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब कि देखो ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आए, मतलब कि अगर हम 2 ले लें और 3 ले लें और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा, क्योंकि 2 के गुणनखंड क्या आते हैं, 2 का गुणनखंड आएगा 1 × 2 और 3 का आएगा 1 × 3, और उभयनिष्ठ का मतलब कहलाता है जो दोनों में कॉमन हो, सेम हो। तो यहाँ पर सेम क्या दिख रहा है, 1, तो जो उभयनिष्ठ का मतलब सेम दिख रहा हो, तो 2 और 3 का सेम क्या दिख रहा है, 1, तो यही बात लिखी हुई है। अगर हम कोई भी ऐसी 2 संख्याएं लें, ऐसी कोई भी 2 संख्याएं लें जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, समझे। तो हम ऐसी कोई भी 2 संख्या ले लें, अगर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं तो उनका हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। तो हम कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या ही कहलाती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, आप जैसे चलो 2 और 3 क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, और आप जानते हैं कि 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या। हम ले लें यहाँ पे 13
और 17। तो 13 और 17 का आप उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे ना तो एक ही आएगा, यानी कि 13 और 17 भी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 23 और 29, तो 23 और 29 देखो 23 29 का अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो एक आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कोई भी अपन दो अभाज्य संख्या ले लो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा एक आएंगी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये बहुत काम आएगा जब हम √2 √3 ऐसे √3 √5 को हम अपर में सिद्ध करेंगे तब बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं आया तो आप थोड़ा स्किप करके पीछे करके देख लो, बैक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको हर एक चीज़ समझा दी है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि हमने यहाँ पर ट्री के हिसाब से क्यों बनाया था, अब आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता था, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, क्योंकि इसका तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं है। और अच्छा हाँ, ये चीज़ मैंने क्या कर दी है, PDF डाल दी हुई है एक अध्याय की पूरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, और बढ़िया डाउनलोड कर लो, फ्री में है भाई, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल बहुत दिल लगा के मेहनत करी है आपके लिए, तो कर लो आप डाउनलोड। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा देखो, मैंने बताया वास्तविक संख्या दो प्रकार होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के दो बेटा हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट पूरा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको खकोलेंगे तो भाई नहीं लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके पिताजी हैं और आप हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ ये जो आपके पिताजी के पास गुण होंगे सभी, वो आपके पास सभी गुण नहीं होंगे जो आपके पिताजी के पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि जो आपके पास गुण होंगे वो आपके पिताजी के पास ऑलरेडी हैं सभी, मतलब जितने आपके गुण हैं सभी वो आपके पिताजी के पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनने आपको जन्म दिया है, समझे, तो उनके पास भरपूर हर एक चीज़ है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि जो मेरे पिताजी के पास हर एक चीज़ है वो मेरे पास भी है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हर एक चीज़ उन्हें आती है, तो मतलब पिताजी बड़े कहलाते हैं, उनके पास हर एक चीज़ है लेकिन आपके पास नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये अपन यहाँ लगाएंगे, बहुत खतरनाक चीज़ मैं क्योंकि बताने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे तो वास्तविक संख्या के दो लड़का, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के एक लड़का, उसका नाम क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या ने पहले दो बच्चों को जन्म दिया, पहला पूर्ण संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या। फिर इसने दूसरे से शादी कर ली, एक दूसरी महिला से शादी कर ली और उसने क्या किया, दो बच्चों को और जन्म दे दिया, पहले का नाम सम संख्या, दूसरे का विषम संख्या, समझे। पूर्णांक ने क्या किया, दो लोगों से शादी की। जब पहली महिला से शादी की तो उसने दो बच्चों को जन्म दिया, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और जब उसने दूसरी महिला से शादी की तो दो बच्चे फिर हो गए, सम संख्या और भाई विषम संख्या, समझे मेरी बात को। अच्छा, प्राकृतिक संख्या ने भी शादी कर ली। किसने कर ली? प्राकृतिक संख्या ने शादी कर ली। तो प्राकृतिक संख्या ने शादी कर ली तो भाई इसके तीन बच्चे हो गए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। समझ गए मेरी बात को? अब ये बताओ इससे क्या फायदा निकला? इससे एक फायदा निकला, अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परमेय संख्या मतलब जितनी भी परमेय संख्या दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, क्या वास्तविक संख्या होंगी? तो कहोगे सर बिल्कुल होंगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बाप है किसका? परमेय संख्या का। तो भाई जितने बेटा के गुण होंगे वो बाप के पास तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि परमेय संख्या के पास जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या के पास हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी, तो सत्य है यस होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में क्योंकि अपरमेय संख्या भी आती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का लड़का अपरमेय है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वो परमेय ही होंगी? नहीं भाई, काफ़ी अपरमेय संख्या भी हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या, जितनी भी दुनिया में अपरमेय संख्या है, क्या वो वास्तविक संख्या होंगी? यस, सत्य है, ये बात बिल्कुल होंगी। क्यों? क्योंकि भाई अपरमेय संख्या किसका लड़का है?
वास्तविक संख्या का है। तो भैया लड़का के गुण सब अपने बाप से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, अपन से तो मिलेंगे नहीं, उससे मिलेंगे। तो भैया इसकी जितनी संख्या इसके पास है, तो क्वेश्चन आता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो यस बिल्कुल है। लेकिन अगर उल्टा कर दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितनी भी वास्तविक संख्या है क्या अपरिमेय संख्या होंगी, नहीं, असत्य बात है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी इंक्लूड है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी भी वास्तविक है वो परमेय होंगी। समझ में आ गया आपको? बाप बेटा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए परमेय संख्या का एक लड़का पैदा हुआ पूर्णांक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होंगी, तो बिल्कुल होंगी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या परमेय संख्या होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों? क्योंकि परमेय बाप है पूर्णांक का, ठीक है। तो पूर्णांक के जितने भी गुण हैं, बच्चा है पूर्णांक किसका, परमेय का, तो पूर्णांक के पास जितनी भी संख्याएं हैं वो परमेय हो सकती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होंगी, तो ये असत्य बात है। क्यों? क्योंकि बाप के सभी गुण बेटा से नहीं मिलते हैं, लेकिन बेटा के सभी गुण बाप से मिल जाते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? बकाया प्रैक्टिकल आपके स्कूल में कराया गया होगा, मैं नहीं करवाऊंगा भाई कि अब यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके आपको तुलना कराऊं, सीधे आपको एक मस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिए। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब पूर्णांक संख्या जो आपका है, इसके पहली महिला से 2 बच्चे हुए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो यस बिल्कुल ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का बाप है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक इसका बाप है, तो बेटा के गुण इससे तो मिल ही जाएंगे। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आ गया क्यों नहीं होती है? बाप बेटा याद रखिए। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, ठीक, बिल्कुल होती है भाई। क्यों? क्योंकि बेटा है प्राकृतिक संख्या और बाप है पूर्णांक। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी, असत्य, कभी नहीं हो सकता भाई। समझ में? कहर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो, ठीक है, समझे मेरी बात को? अच्छा एक बात बताओ, पूर्णांक का बाप पूर्णांक, पूर्ण संख्या का बाप पूर्णांक, पूर्णांक संख्या का बाप परमेय और परमेय संख्या का बाप वास्तविक, मतलब पूर्णांक संख्या का फिर ये क्या लगा, बाप दादा परदादा, यानी कि पूर्ण संख्या का परदादा कौन है, वास्तविक संख्या। इससे क्या समझे तुम? यानी कि परदादा सबसे बड़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी यार। दादा के पास तो सबके गुण हैं, ये सब, ये चीज सब समाय है कौन, वास्तविक संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो होती ही होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। भाई ये नाती है, नाती के जो गुण हैं परदादा से नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये नहीं कर देना कि परदादा के गुण अपने बेटा से, उसके नाती से मिलवा दो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं हो सकती यार। परदादा है भाई, उसके सभी गुण नाती हैं, ये चुन्नू मुन्नू मिला पाएंगे गुण अपने, नहीं समझे? समझ गए होगे भाई, आप बहुत होशियार हो, समझे? तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता भाई। ये इनके आते ही नहीं है, बकाया इससे भी आप अपना हिसाब लगा सकते हैं, जैसे मैंने बाप बेटा का बनाया, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये आते नहीं है तो मैंने बताया नहीं, बाप बेटा कॉन्सेप्ट बकाया इसमें आते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भाई ले लो, बकाया मैंने PDF में डाल दिया। अब हम बढ़ेंगे भाई, कौन से भूत आ रहे इधर, ठीक है भाई, रात हो गई है, 2-3 बज रहे हैं, तो मुझे खुद डर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई अपन, ठीक है। अब हम आपको परमेय और अपरमेय अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ें फिर। तो देखिए, अगर हमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अच्छी तरीके से समझना है, तो हमें डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपने आज दशमलव संख्या समझ लिया, तो आप दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जो आप पहचान ना पाएं कि ये परमेय है कि अपरमेय है। दिक्कत आपको यही जाती है, जब आपको दशमलव वाली संख्या मिल जाती है ना, तो फिर आप नहीं पहचान पाते हो कि ये परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है। इसी से आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आज मैं बता रहा हूँ भाई, आप अपनी स्कूल से कम 10-15 कदम आगे हो जाएंगे, बस इसको ध्यान से सुन लेना। आप भाई तुरंत खुद बता पाएंगे कि ये वाली दशमलव संख्या परमेय है, ये वाली संख्या अपरमेय है, मतलब 1 सेकंड लगेगा।
तो अगर आप ये दशमलव संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, इसलिए मन लगा के अभी आपको देखना है। सबसे पहले शांत संख्या, मतलब शांत को हम अवसानी भी कहते हैं या अवसानी को हम शांति भी कहते हैं। ये हैशटैग है भाई आज का अपना, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अशांत को क्या है, हम अनवसानी भी कहते हैं या अनवसानी को अशांत भी कहते हैं। तो कहीं जगह आपको शांत मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये अवसानी है, या अवसानी मिल जाए तो आपको समझ लेना शांत है। ऐसे ही आपको अनवसानी मतलब अशांत कहलाता है, अशांत मतलब अनवसानी कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? बकाया इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा ही दिया है, शांत दशमलव संख्या को कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आगे हम आपको विधिवत अब समझा रहे हैं। देखो, डेसिमल संख्या यानी दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती है। मतलब कि दशमलव संख्या के दो बेटा होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात शेषफल 0 आ जाए, लेकिन दशमलव के बाद जैसा ही दशमलव आए और शेषफल 0 आ जाए, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं जाके आ जाए, एक बार में आ जाए, 2 बार में आ जाए, 3 बार में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शेषफल 0 आना चाहिए, यानी कि शांत हो जाना चाहिए दशमलव के बाद। आप लोगों ने बहुत सारे भाग लगाए होंगे, आप अपनी अभी आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे होंगे, तो आप जब दशमलव का भाग लगाते हैं तो दशमलव लगाते हैं, फिर आपका कभी कभी एक ही बार में चला जाता है, कभी आपको 2 बार भाग लगाना पड़ता है, कभी 3 बार, लेकिन जब चला जाता है बोले हाँ अब 0 आ गया शेषफल, तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसको पहचानने का मस्त तरीका है, कभी भी आपको यहाँ पे डॉट डॉट वगैरह नहीं मिलेगा, पॉइंट मिला, जैसे यहाँ पे लिखा 2.5 यानी कि दशमलव लगाया, फिर 5 बार, मतलब एक ही बार में भाग चला गया, फिर दूसरा देखो एक बार भाग लगाया, 2 बार भाग लगाया, फिर तीसरी बार में शेषफल 0 आया होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 बार में चला गया, यहाँ पे 2 बार में चला गया। सिंपल सी बात है, शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हम जब भाग लगाते हैं दशमलव के बाद तो कहीं ना कहीं जाके ये शांत होना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 आ रहा होगा, इसलिए तो ये पूरा यहाँ पे कट गया। समझ रहे हो? जब शेषफल 0 आता है तभी हमारा क्या होता है, शांत हो जाता है। तो शांत दशमलव पहचानने का मस्त तरीका, कभी भी यहाँ पे ना डॉट डॉट मिलेगा, ना कभी यहाँ पे बार लगा मिलेगा। जैसे यहाँ पे बार लगे हुए हैं तो बार आर कुछ नहीं, सिंपल आपको मिलेगा दशमलव, ना डॉट डॉट मिलेगा ना बार लिखा मिलेगा। यानी कि सिंपल समझ जाओ, शांत दशमलव संख्या क्या कहलाता है, जो दशमलव के बाद क्या हो जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, शांत हो जाए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, शांत रख दिया गया, यानी कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए, समझ रहे हो? ऐसा डेसिमल नंबर जो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भाग लगाएं और भाग कभी जाए ही नहीं। हम मर गए, हमने 4 लड़का पैदा किए कल के दिन, तो भैया वो भी मर गए, वो भी भाग ना लगा पाए। ऐसे भाई कई गणतज्ञ मर गए, वो भी नहीं लगा पाए। ऐसी बहुत सारी दुनिया में संख्या एग्जिस्ट करती हैं जिनका हम भाग लगाएंगे दशमलव के बाद तो कभी नहीं जाता है, तुम मर जाओ चाहे तुम्हारी 10 पीढ़ी मर जाए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। इनको पहचानने का सबसे मस्त तरीका है, या तो इनके लास्ट में डॉट 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 लगा होगा, या तो ऐसे बार लगा होगा, जैसे 0.3 का बार। इसका मतलब ये संख्या कौन सी कहलाती है, अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाती हैं। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, ये जो 0.3 है ये कैसे आया होगा, 0.3333 कैसे आ रहा होगा, ध्यान से समझो। अगर हम क्या करें भाई, 10, ठीक है, और 10 में हम क्या करें, 3 का भाग लगाएं। किसका लगाएं, 3 का भाग लगाएं। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 10/3। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, आपका एक बहुत झूठ पकड़ने वाला हूँ। 3 त्रिका 9, क्या आ गया इधर पे, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे इधर, क्या आ गया 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 लगा सकते हैं, 3 त्रिका 9। तो अब यहाँ पे ये बताओ, हर बार ऐसे ही आएगा, 3 3 आता रहेगा। यानी कि एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पे आ गया 3.3333, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी क्योंकि 3 बार रिपीट करता है, जो चीज़ रिपीट करती है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। और अच्छा, ये 0.3 कैसे आया भाई, कपड़ा उठा लें अपन। अब ये 0.3 कैसे आया, इसको समझो। ये कैसे आया, 0.3 कैसे आया होगा, देखो ध्यान से। जैसे अगर हम 1/3 लिखें, ठीक,
1/3 है, तो यानी कि 1 में हम 3 का भाग लगाएंगे, भाग ना जाएगी 0, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा दिया, तो अब यहाँ पे 0 हर बार बढ़ा सकते हो, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हो, 3 त्रिका 9, यानी कि ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा। ऐसे आया, यानी कि 1/3, और 1/3 जो है वो किस प्रकार का दिखता है, 0.33 डॉट 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 डॉट। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। समझे? अशांत दशमलव संख्या का सीधा मतलब होता है भाई मेरे कि दशमलव के बाद भाग पूरा कभी ना जाए, शेषफल 0 ना आए, यानी कि डॉट डॉट लिखा मिल जाए या बार लिखा मिल जाए, वो अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पर 2727 रिपीट कर रहा है, तो जीवन भर आता रहेगा। जैसे पाई है, पाई का मान भाई रिपीट तो नहीं करता है, लेकिन कभी भी कटता नहीं है। जो इसका ओरिजिनल मान होता है वो भाई ना रिपीट करता है, ना कभी शेषफल 0 आता है। तो यानी कि क्या आता है, डॉट 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 आएगा पाई। तो पाई क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या। 22/7, 22/7 क्या है, एक अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, क्या है, अशांत दशमलव संख्या। क्यों? क्योंकि जब हम इसको भाग लगाते हैं तो ये आता है 3.142857, फिर आएगा 142857, रिपीट करता है बार बार, तो 142857, 142857, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, तो ये है। तो अब डॉट 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 आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, अशांत दशमलव संख्या में। अच्छा, ये पैटर्न भी होता है 0.01, फिर 001, फिर 001, फिर 401, मतलब कि ऐसे ही पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा लाइफ टाइम तक, यानी कि डॉट 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 आ जाता है। तो ये किस में आएगा, अशांत दशमलव में। √2, √3, √5 ऐसी संख्या भी क्या कहलाती हैं, अशांत दशमलव संख्या। अगर हम √2 का मान निकालेंगे तो भाई क्या आएगा, देखो √2 का मान ये आता है 1.414, ऐसे आता रहेगा, ऊबड़ खाबड़, कुछ पता नहीं है, ऐसे लाइफ टाइम तक आता रहेगा। ऐसे √3 का आता है, ऐसे ही √5 का आता है। मुझे याद नहीं है, मुझे इसका याद था तो मैंने जहाँ तक याद था लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन ने एक नया एग्जाम्पल लिखा था। तो अशांत दशमलव संख्या का मतलब है जो दशमलव के बाद कभी भाग 0, मतलब कि भाग ना जाए, मतलब कि कभी शेषफल 0 ना आए। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे हो? अच्छा, अब एक चीज़ बताते चल रहा हूँ मैं। देखो, जितनी भी दुनिया में शांत दशमलव संख्या है, दुनिया में जितनी भी शांत दशमलव संख्या हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। इस चीज़ को नोट कर लो अभी बिल्कुल। दुनिया में जितनी भी शांत दशमलव संख्या वो परमेय संख्या होती हैं। अब बताओ, कभी भी दशमलव वाली संख्या मिल जाए, ऐसा 2.5 लिखी मिल जाए, तो कभी घबराओगे चेक करने में कि ये परमेय? अरे धड़ाक दी ना बोल दो, क्योंकि मैंने बताया ना तुमको कि जितनी भी शांत दशमलव संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, परमेय होती हैं। बस डॉट 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 ना लगा हो और बार ना लगा हो, तो वो दशमलव अगर लगा है तो वो परमेय संख्या ही होगी। बकाया हमने शांत दशमलव संख्या बता दी, अगर आप इसको शांत दशमलव संख्या पहचान गए कि ये शांत दशमलव संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आपको हल्का लग रहा होगा, हाँ सर ये तो पता ही नहीं था हमको। अब देखो, अशांत दशमलव संख्या ये क्या होती है, परमेय भी होती हैं और अपरमेय भी होती है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। यही मैंने क्वेश्चन आपको शुरुआत में पूछा था कि अशांत दशमलव संख्या परमेय संख्या होती है कि अपरमेय संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन ही गलत था मेरा। समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछना गलत हो गया, लेकिन आप तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने इसलिए पूछ लिया तुमसे। तो अशांत दशमलव संख्या में कुछ संख्याएं परमेय संख्या भी होती हैं तो अपरमेय संख्या भी होती हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, समझ में आ रहा है? तो आप किसी को बिदा सकते हैं, मतलब आप अपनी स्कूल में जाना आज, ठीक, सुबह सुबह कहना, अच्छा तो बताओ कि अशांत दशमलव संख्या क्या है, परमेय संख्या होती है कि अपरमेय संख्या होती है? तो कहेगा अच्छा एक ही उत्तर होगा इसका, या तो परमेय होगा अपरमेय होगा, उसके हिसाब से। तुम्हें तो पता है कि दोनों होती हैं इसमें, मतलब कि अशांत दशमलव संख्या परमेय भी हो सकती है अपरमेय भी हो सकती हैं, लेकिन सामने वाला सोचेगा इसका उत्तर तो एक होगा, तो विधि आएगा। भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, समझे? तो दुनिया में जितनी भी अशांत दशमलव संख्या हैं वो परमेय संख्या भी हो सकती हैं और अपरमेय संख्या भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अशांत दशमलव संख्या के 2 बच्चा पैदा हुए। कितने बच्चा पैदा हुए? 2 बच्चा पैदा हुए। कौन कौन से? पहला बच्चा है आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, इंग्लिश में नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझो मेरी पहली बात कि आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रिकरिंग क्या है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो,
अशांत दशमलव संख्या का तो हिस्सा होगा ही होगा, नहीं समझे। जितनी भी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या है वो अशांत दशमलव संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि ये बाप है और ये क्या है, बेटा है। समझ रहे हो इस बात को, बाप बेटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आवृत्ति का मतलब कहलाता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कोई चीज की आवृत्ति हो, बार बार वही आए। आवृत्ति मतलब कोई चीज की आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3333333333 ऐसे आता रहेगा, 33 लाइफ टाइम। मर जाएंगे हम, मर जाओगे तुम, दुनिया मर जाएगी। भाई दुनिया कैसे मरेगी? दुनिया में जल जलाएगा। भाई क्या होगा मुझे खुद नहीं है पता, मैं समझो इधर, ठीक। तो यहाँ पे 3 बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जब भी कोई भी चीज की आवृत्ति होगी, कोई भी संख्या की आवृत्ति होगी, तो वो आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, यानी कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाती है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है 0.333 को, कि जो चीज़ रिपीट करती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0.53 53 53 53 53 आ रहा होगा, ऐसे डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब 0.53 के ऊपर हम बार लगा देंगे। मतलब जो चीज़ रिपीट करता उतने के ऊपर आपको क्या कर देना है, बार लगा देना है। जैसे 22/7 का मान होता है 3.142857 डॉट डॉट ऐसे आता रहता है। मतलब अगर आप जब घर में जाके याद लगाना, अभी चाहे बंद कर दो, 22/7 मतलब 7 से भाग लगाओ 22 में, तो आएगा 3.142857 142857 ऐसे बार बार रिपीट करने लगेगा। यानी कि 142857 रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने पूरे में बार लगा दिया। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट करें वो आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या होती हैं। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, यानी कि आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या है, वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। भाई दुनिया में जितनी भी परमेय संख्या, मतलब कि दुनिया में जितनी भी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या यानी कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, वो सभी परमेय संख्या होती हैं। तो भाई आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 22/7 क्यों परमेय होता है, इसलिए होता है। समझ गए? तो जब भी आपको बार मिल जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट परमेय मार दो। और कोई भी संख्या की आवृत्ति आपको मिल जाए तो फिर तो मतलब तो वही होता है। लेकिन बता रहा हूँ, किसी संख्या की आवृत्ति मिल जाए और डॉट 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 तो लगा ही लगा होगा, डॉट 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 नहीं लगा होगा तो बार लगा होगा, नहीं तो आपको उसी संख्या की आवृत्ति दिखाई देगी, यानी कि उस चीज़ की बार बार वो चीज़ संख्या आ रही होगी, डॉट 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 तो लगा ही होगा। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, बच्चा तो होना ही हो। तो जितनी भी आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या होती है वो सभी परमेय संख्या होती हैं। तो आज आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हम परमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। अब बताओ कोई एक ऐसा एग्जाम्पल अपने मन में सोचो जो तुम्हें अभी तक डाउट लग रहा था कि ये सर परमेय है कि नहीं है। अब बताओ। देखो भाई ऐसी ऐसी दशमलव संख्या मैंने, ये इसी में तो तुम कंफ्यूज होते हो कि ये परमेय है कि नहीं परमेय। आज मैंने क्लियर कर दिया भाई। अब हम समझेंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। ये क्या कहलाता है? ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद भाग पूरा कभी ना जाए। अनावर्ती यानी कि कभी आवृत्ति ना करे, पुनरावृत्ति ना करे दशमलव के बाद, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। यानी कि दशमलव के बाद कभी भी इनकी पुनरावृत्ति ना हो, आवृत्ति ना हो, इसलिए इसका नाम क्या है? अनावर्ती। क्या है? अनावर्ती, यानी कि नॉन रिकरिंग। समझे? जैसे √2 का मान अगर आप गूगल में सर्च करना तो ऐसा उबड़ खाबड़ आएगा, कभी रिपीट भी नहीं करता, ना खत्म होगा, लाइफ टाइम तक भाग जाता रहेगा। वो भी अलग अलग संख्या आती रहती हैं, ऐसी √3 का, ऐसी √5 का। तो जितनी भी नॉन स्क्वायर रूट हैं, यानी कि जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी अपरमेय संख्याएं पहुंच जाती हैं। जैसे पाई का जो ओरिजिनल मान होता है, कई गणितज्ञ मर गए, कॉपी भर भर के भाग दे के आज भी नहीं दे पाए, अभी भी भाग जाता जा रहा है। इसलिए पाई क्या है? एक अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। जैसे ये एक पैटर्न वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए मैंने लिख दिया। ये भी किसमें आता है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। यहाँ पे देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा कि आप सोचो सर रिपीट हो रहा है। भाई यहाँ पे पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, यहाँ पे पैटर्न में बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 बार 0 था, फिर 2 बार 0 हुआ, फिर 3 बार 0 हुआ, फिर 4 बार 0 हुआ। आवृत्ति का मतलब कहलाता है कि वही चीज़ बार बार आए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बार बार नहीं आ रही है, यहाँ पे उस चीज़ की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे 1 बार था, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, 4 बार। तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाती हैं? अनावर्ती में आती हैं। जैसे ये 1.45468 कुछ भी आ रहा है भाई, ऐसे लाइफ टाइम कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो ऐसी क्या कहलाती हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाती हैं। ये दुनिया में जितनी भी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या हैं, ये अपरमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरमेय होती हैं। तो आज आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अपरमेय भी आप 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि नहीं पहचानेंगे? अब कोई है ऐसा कि ना पहचान पाए?
अगर अभी भी है तो क्या करना, बाथरूम में जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरना भाई, पानी क्यों बर्बाद करना, वॉशरूम करो अपनी, उसी में डूब के मर जाओ भाई। मुझे जिद चढ़ती है फिर, अभी भी समझ में ना आया हो, पानी क्यों बर्बाद करना, पेशाब करो उसी में मर जाओ, उसी के लायक हो भाई फिर तुम, समझ रहे हो। अभी भी समझ में नहीं आया अगर तो बकाया, जिसको समझ में नहीं आया बैक करके देख लो, बोले कहोगे सर नाराज़ हो गए, भाई नाराज़ नहीं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। देखो मैं सच बताऊँ, देखो मैं तुम्हारे पास भाई आ रहा हूँ, देखो समझो मेरी बात को, आप मेरे भाई हो, मैं आपको भाई गरिया सकता हूँ, मार सकता हूँ, अगर आपको बुरा लगता है तो भाई मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ, लेकिन मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इतना तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है भाई आप लोगों के लिए, इतनी सब चीज़ें लिखी हैं भाई मैंने कि भाई तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, इतना इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि आप लोगों को बहुत क्लियर, और मतलब मेरी मुंह से निकली बाणी अगर कोई गलत कर देना भाई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और तुम मेरी जाकर रिपोर्ट कराना और कह देना ये टीचर लायक नहीं है भाई, मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, याद रखना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना, बकाया मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, इतना सब अगर मैं गलत वर्ड यूज कर लेता हूँ तो भाई आप ही के लिए करता हूँ कि आप पढ़ें और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके और इंट्रोडक्शन में, प्रमेय एक मतलब कि प्रमेय 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें LCM SCF निकालना सीखेंगे और उसका रिलेशन सीखेंगे कि SCF और LCM में क्या संबंध होता है। फिर इसके बाद प्रमेय 1.2 जिसमें √2, √3, √5 अपरमेय संख्या सिद्ध करो, ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रमेय 1.1 मैंने यहाँ पे लिख दी है। हम इसकी मदद से सबसे पहले सीखेंगे कि SCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, और SCF और LCM में एक संबंध होता है। तीनों चीज़ें हम इजीली तरीके से, मतलब कि आज तक आपने इस तरीके से नहीं सीखा होगा, मतलब कि 100% आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वही आपने सीखा है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन जब हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपके ऐसे डाउट क्लियर होंगे, आप भी कहेंगे हाँ सर, लेकिन इसको आप सीख लीजिए, आपके और मतलब एक टाइप रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार मुझसे यहाँ पे पढ़ लीजिए। प्रमेय 1.1 क्या कहती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2 जिसमें हम सवाल लगाना सीखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो विधिवत अच्छी तरीके से, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। देखो प्रमेय 1.1 है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि हम कोई भी एक भाज्य संख्या लें और उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मान लो एक भाज्य संख्या ली हमने 50 एक भाज्य संख्या है, और हमने दूसरी संख्या ली 210, ये दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। हमसे प्रमेय 1.1 में ये कहा गया है कि हम इन भाज्य संख्या को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या का गुणनखंड या गुणनफल या गुणनखंड एक ही चीज है, तो कैसे करेंगे, अगर हमें कह दिया जाए कि 50 है, यानी कि ये भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनफल निकालो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालो या अभाज्य गुणनफल निकालो, एक ही चीज कहलाती है। तो निकालने का तरीका क्या है, इस तरीका, इसके गुणनखंड करने का तरीका ये होता है। तो हमें अभाज्य संख्या से काटना, याद रखना, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 ऐसी संख्या से काटना है। 2 से ये कट जाएगा, क्या आएगा, 25 आएगा। फिर ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 कम 5, ये होता है। यानी कि हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। ये क्या हो गया, कोई हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये आपकी प्रमेय कहती है। और दूसरी लाइन में कहती है कि यह गुणनखंड जो आपने पता करा है, ये कैसा है, अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये है कि 2 × 5 × 5 ही रहेगा, यहाँ पे कभी 6 नहीं आ सकता, ना 7 आ सकता है। हाँ, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 5 का स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 5। देखो रहेंगी यही संख्या, ये अद्वितीय है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकती, इसका मतलब ये है। लेकिन इनका हम क्रम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ये प्रमेय का मतलब है। समझे मेरी बात को। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, 210 के अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 × 2, 2 × 5 = 10। फिर हमारा ये 2 से नहीं कटेगा मुन्ना, समझ रहे हो, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, एक कहाँ से जाएगी, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा भाई। इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा भाई, ये कटेगा 5 से, 5 × 7 =
35 और 7 कम 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7। इसका क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि डबल 5 आ जाए या कोई यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाए, मतलब यही होगा। इसको हम क्रम चेंज कर सकते हैं, जैसे 7 × 5 × 2 × 3, ऐसा कुछ भी क्रम करके कर सकते हैं, क्योंकि इनका जब हम गुणा करेंगे तो दोबारा से 210 ही मिल जाएगा। इनका क्रम हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक नई संख्या नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अद्वितीय होता है, इसके जैसा और कोई गुणनफल नहीं आएगा। समझे आप इस प्रमेय का मतलब? अगर नहीं समझे हैं तो भाई आप दोबारा देख लो, क्या दिक्कत है। देख रहा हूँ मैं तो भाई नहा धो के आ गया रात को, मैं पूरी एक साथ वीडियो थोड़ी ना मैं वो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लगा के बना रहा हूँ भाई। मेरी क्षमता नहीं है इतनी 10-10 घंटे की एक बार में पढ़ा दूंगा। अकेला हूँ ना भाई, कैमरा चालू करूँ, फिर माइक करूँ, लाइट जलाऊँ, भाई नहीं हो पाता, तो मैं इकट्ठा पढ़ाता, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ हम कैसे पता करेंगे? हम यहाँ पे 6-20 का एचसीएफ निकालेंगे और 6-20 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हम आपको बहुत सरल तरीका, मतलब सरल संख्या का लिया है। जब आपकी प्रश्न वाली चालू होगी वहाँ पे हर प्रकार के आएंगे। भाई कीड़ा बढ़ रहा है यार, यार भाई मेरे क्या कीड़ा है यार, समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो हम सरल सिखा रहे हैं आपको, लेकिन जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे आपको इजीली समझ में आएगा। आप क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हैं भाई, और किसी से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बकाया आपको प्रश्नावली में हार्ड तरीके से बता जाएगा। हमें सबसे पहले क्या किया जाता है, 6 के हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ऐसे ही हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालना होते हैं सबसे पहले। तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। और जब इसकी निकालेंगे तो ये आएगा। और जिससे ये नहीं निकालते बनता तो कुछ नहीं करना, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। इसमें तो पानी ले सकते हो, पानी बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, ये जिसको समझ में नहीं आती ये कैसे कटता है, तो कमेंट करना, अलग से वीडियो में बना दूंगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 के ऐसे गुणनखंड लिखोगे, क्या है, 2 × 3 × 1। इसके बाद यहाँ 1 से 1 कट जाता है, 1 तो सब में आता है, और 20 का क्या है, 2 × 2 × 5। समझ गए मेरी बात को? अगर हमें एचसीएफ निकालना है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3 × 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। सो आप ऐसी पावर लगा सकते हैं, ऐसा है ना, ये आपको करना आना चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन सी संख्या दोनों में। दोनों का मतलब 6 के गुणनखंड में भी और 20 के गुणनखंड में भी। और अगर मान लो हम 3 संख्याओं को एचसीएफ निकाल दे तो हम तीनों में देखते, बकाया आगे ऐसे सवाल हैं उसमें बताएंगे, लेकिन अभी इसमें समझो हमें क्या करना पड़ता है। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में संख्या कौन सी कॉमन है वो एचसीएफ में यहाँ पे लिखा जाता है। हमने देखा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है। तो हम 2 और 5 नहीं ले सकते, हम 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वही लिया जाता है। लेकिन अब कहोगे सर यहाँ पे 2 की पावर 1 लगी, यहाँ पे 2 की पावर 2 लगी, तो हमेशा एचसीएफ में क्या करा जाता है, छोटी घात वाला लिया जाता है। तो छोटी घात वाला क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 2 की पावर 1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 क्या है, इसका एचसीएफ है। बहुत आसान होता है। सबसे पहले उभयनिष्ठ वो संख्या लिखनी है और इसके बाद सबसे छोटी घात वाली लिखी जाती है। आगे हम आपको विधिवत सिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एचसीएफ आपको पता चल गया। एलसीएम कैसे पता करते हैं? एलसीएम का भी कुछ नहीं है, ऐसे आप इसके अभाज्य गुणनखंड तो आपको मजबूरी है, निकालना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसके 20 के निकाल लेना, ये आपकी मजबूरी है भाई, नहीं तो मैं नहीं निकालता, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के गुणनखंड क्या है यहाँ पे, 2 × 3, और भाई 20 के क्या है इधर, 2 × 2 × 5। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसकी 1-1 पावर है, क्योंकि जब 1-1 रहती है तो मानिए 1-1 पावर। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पे 5 1 बार है। एलसीएम निकालने के लिए ध्यान से समझो, यहाँ पर एलसीएम का मतलब है सबसे पहले तो देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, सेम कौन है, यानी कि उभयनिष्ठ कौन है। तो पहले तो वो देखते हैं।
हमने देखा 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो सबसे पहले तो 2 लिख दो, और फिर जो कॉमन रहता है ना, जो चीज़ कॉमन है यानी कि जो चीज़ दोनों में है उसकी घात देखते हैं कि बड़ी वाली कौन है। यहाँ पर कौन सी देखते हैं, बड़ी वाली, तो यहाँ पर बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 वाली है। कौन सी है, 2 वाली है। कौन सी है भाई मेरे, 2 वाली है, 2 की पावर 2 है। यहाँ पर छोटी घात किस में ली जाती है, एचसीएफ में, और बड़ी घात कॉमन, अगर जो चीज़ कॉमन संख्या आती है वो लेना है और उसकी बड़ी वाली घात लेना है। फिर क्या करना है, और जो चीज़ सेम कॉमन भी नहीं है दोनों में वो भी यहाँ पे ली जाती है। ये है इसकी एडिशनल चीज़, यानी कि देखो 3 यहाँ पर तो है लेकिन नीचे वाले में नहीं, लेकिन आपको तब भी लेना पड़ेगा, और जितनी उसकी घात हो उतना ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ही लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 3 की पावर 2 होता तो हम 3 की पावर 2 लेते। समझ रहे हो, नहीं आया आपको समझ में, बताओ भाई, नहीं आया समझ में क्या, तो इन चीज़ों को आप समझो। और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमें तब भी यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा मेरी भाई, समझ में आ रहा, तब भी लेना पड़ेगा आपको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 होता है 3, 5 की पावर 5 ही होता है। जब आप इनको सॉल्व करोगे 4 × 12 और 12 × 5 = 60, यानी कि 60 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 6 और 20 का एचसीएफ 2 आता है और 6 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 60 आता है। सीख गए आप, कोई बड़ी बात नहीं, हम आगे आपको प्रश्नावली में सिखाएंगे और अच्छी तरीके से। अब इसका हम संबंध पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। तो संबंध पढ़ने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं कोई भी 2 संख्याओं का। मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। जब भी हम कोई भी 2 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और जब हम कोई भी 2 संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, मतलब कि हमने कोई ए पहली संख्या को ए मान लिया, दूसरी संख्या को बी मान लिया, और उनका अगर हम एलसीएम निकालें और उसी का एचसीएफ निकालें, तो जो एलसीएम आया जो एचसीएफ आया उनका अगर हम गुणा करा दें तो ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या का गुणा इंटू दूसरी संख्या। यानी कि कोई भी 2 संख्या है, अगर उनका हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें तो वो किसके बराबर होगा, उन 2 संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि अभी आपको समझ में नहीं आया, अच्छा समझो। हम पहली संख्या को क्या ले रहे हैं, ए का मान 6 ले रहे हैं और बी का मान क्या ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं। अब 6 और 20 का एलसीएम कितना आया था भाई अपना, 60 आया था, ठीक। तो 60 आया इंटू एचसीएफ कितना आया, 6 और 20 का 2 आया, बराबर ए का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 20। 6 का 2 में 60 का 2 में करेंगे क्या आएगा 120 और 60 का 20 में करेंगे 120। ये चीज़ है भाई, ये संबंध है आपका, समझ गए हो। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी कि हिंदी में कहें एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप लिख सकते हो, ए यहाँ पे पहली संख्या है, बी यहाँ पे दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए हों अगर, तो अब हम बढ़ते हैं प्रमेय 1.2 में। वहाँ पर सिखाएंगे √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, ये वाले सवाल अच्छी तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रमेय 1.2। इस प्रमेय 1.2 की सहायता से हम ये वाले सवाल यहाँ पर सीखेंगे। कौन से सवाल सीखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, ये वाले क्वेश्चन सीखेंगे। 2 + √5 एक अपरमेय संख्या है, ये वाले सवाल, यानी कि जो प्रमेय मतलब कि प्रश्नावली जो 1.2 में है। अगर आप ये प्रमेय पढ़ लेते हैं, जो 2 सवाल मैं पढ़ाऊंगा, कौन से कि √2 और √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करो, अगर आपने सीख लिए तो भाई आपको 1.2 प्रश्नावली अभी से बनने लगेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ भाई, आपको अगर समझ में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अब इतनी भरोसे से बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो जो अभी तक टिका हुआ है ना वीडियो में, वो भाई चुम्बेश्वरी इंसान है भाई। मज़ा आ गया, तुम्हारा दिल देख के मुझे मज़ा आ गया, तुम्हारा दिमाग देख के आ गया मज़ा कि भाई नहीं, तुम पढ़ने वाले बालक हो। पकाए जो भाग गया वो तो नालायक है ही है साला, उसको क्या कर पाना है अपनी लाइफ में, समझो इस बात को। प्रमेय 1.2, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए हमको दिया क्या है, हमको 2 चीज़ दी गई है। क्या दी गई है कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछा जाए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कहोगे सर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, समझे, जिसके तो केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है। हमको एक चीज और दी गई है कि जो p है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? जो p है आपका वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ये आपको दिया गया है, इतना चीज आपको समझना पड़ेगा। क्या है? आपको दिया गया है, यानी कि और a यहाँ पर क्या है? ये भी आपको दिया गया है। a क्या है यहाँ पे? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन आपको एक चीज नहीं दी गई है कि p a को विभाजित करेगी। वो ये कह रहा है कि अब वो तुम प्रूफ करके दिखाओ। समझ रहे हो? तो अब ध्यान से समझना, इतनी चीज समझ में आ गई हो तुम्हें तो ध्यान से समझो। अब तुमने वो पढ़ ली, मैंने पढ़ ली, अब समझो कि इसका मतलब क्या है। कि देखो p एक अभाज्य संख्या, तुम जो बोलो वो ले लेंगे। क्या करते हैं अपन लोग? 4 अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या एक 5 भी है, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे लेते हैं 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अपन वो खेलते हैं, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का खेल, लूडो वाला। ऐसे उंगली रखते हैं आँख ही मीच के। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वापस आऊँगा जहाँ मेरी रोकना मन, जहाँ मतलब अरे भाई छोड़ो, करते हैं। आँखें मिचली मैंने, अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जहाँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जहाँ मेरी रुक जाएगी उसको लेंगे अभाज्य संख्या। ठीक भाई? बताओ, रोक लूँ, खोल लूँ आँखें, कहाँ पे कर लूँ? चलो ये वाली लेते हैं भाई। अब ये किसके पास है? 7 के पास ज़्यादा है। ठीक है, 7 लेते हैं भाई। देखो मैंने भाई चीटिंग नहीं की, इधर 7 से करते हैं। तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 7 को ले लिया। अब 7 क्या है? a स्क्वायर को विभाजित करती है। a स्क्वायर को विभाजित करेगी, 100% करेगी, उसने कहा है। तो ऐसी a आप एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको a स्क्वायर ऐसा लेना पड़ेगा जो 7 उसको विभाजित कर पाए। तो 7 किसको विभाजित कर पाता है? 7 को कर पाता है। ठीक, 7 दूनी 14 को विभाजित कर देगा। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, 7 चौको 28, ऐसे सबको विभाजित करेगा। लेकिन हमें a स्क्वायर को विभाजित करना है। a स्क्वायर मतलब 7 का 49, और 49 जो है ना आपका, 49 जो आपका है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको 49 ही क्यों लिया अपन ने? इसलिए लिया भाई क्योंकि उसने हमसे कहा था, वो आपको दिया है। ऐसा लेना पड़ेगा जो 7 इसको विभाजित कर पाए। अच्छा 49 ही होगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और ले सकते हैं जो इसका स्क्वायर आ जाए, बस पूरा पूरा विभाजित हो जाए। लेकिन 49 हो रहा था तो 49 ले लिया। क्यों? अब ये 7 है, मतलब बटे में 7 है और a स्क्वायर है। अब क्योंकि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 7 विभाजित कर रहा है 7 के स्क्वायर को, तो बिल्कुल कर रहा है। 7 का स्क्वायर है 49, और ये 7 सती 49, तो 7 बार में चला गया पूरा पूरा भाग। तो ये चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे, समझे? तो मतलब जो चीज़ है वो ये था। नहीं समझे? अभी तुम लोग समझ जाओगे, कुछ बात नहीं है। देखो ये है 7 का स्क्वायर किससे विभाजित होगा? 7 से होगा यार, बिल्कुल होगा। कैसे? 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 49/7। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। सती 49, पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब क्या कहा गया है कि अगर 7 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये जो 7 है वो 7 को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कह रहा है ना कि p a को भी विभाजित करेगा। यानी कि समझे, अगर 7 को स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 को ही विभाजित करेगा। नहीं समझे? इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है, ना समझो, तुम नालायक हो ना, क्योंकि समझ गए। अगर आपका p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये कह रहा है क्या ये p जो है वो a को भी विभाजित करेगा? यार बिल्कुल करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? मान लो a का मान अपन ने ले लिया 7, और p का मान भी ले लिया क्या? 7, इसका कर दिया स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, क्या आएगा? 49/7, ये इसका आया उत्तर 7, यानी कि क्या हो गया? विभाजित हो गया। अब देखो ये चीज़ भी होगी कि नहीं होगी? a का मान 7 है और p का मान भी क्या है? ये भी कट रहा है, तो मतलब सही है। अगर ऐसा सिद्ध है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 100% तय है कि a जो p है वो a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। ये है इस प्रमेय का मतलब। अगर अभी भी नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, बार बार देख लो, और नहीं देखना है तो ना देखो, भाड़ में जाओ। अब हम सीखेंगे √2 √3 को
अपरमेय संख्या सिद्ध करो। ये कैसे करना है अब हम सीखेंगे, चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो पहले हम इसको सीखेंगे, फिर √3 को सीखेंगे कि इसको हमें कैसे सिद्ध करना है। मैं आपको भाई भरोसा दिलाता हूँ आपने आज तक इस तरीके से नहीं सीखा होगा, इतनी ईजिली तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा। बस दिल दिमाग सब यही रखना है आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें इन सवालों को करने के लिए एक अवधारणा माननी पड़ती है, हमें एक चीज़ को अपने मन से कल्पना करनी पड़ती है, तभी इन सवालों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो एक इसमें हम गलत अवधारणा हम मानते हैं। तो गलत अवधारणा क्या मानते हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि जो √2 आपका एक अपरमेय संख्या, इसको उल्टा मान लो। क्या मान लो, √2 एक परमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या है। हमें ये अवधारणा मान लेना है। तो माना कि √2 एक परमेय संख्या है, ये आपको मान लेना है। और जब आप √2 को एक परमेय संख्या मान लेंगे तो आप जानते हैं कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। हम कोई भी परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं या a/v भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a/v के हम रूप में लिख सकते हैं। तो a/b के रूप में लिख दिया, लेकिन जो a और जो आपके यहाँ पे b हैं वो दोनों कैसे हैं, a व b दोनों सहअभाज्य संख्या। कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। जो a और b कैसे हैं, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक हो, यानी कि a व b को केवल एक ही ऐसा है जो दोनों को भाज्य करेगा। समझ में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो a² बटे में b² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं इसके बटे में 1 लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से, अगर हम 2 का b में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। और अगर हम b² का मान निकालेंगे तो a² बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि जो आपका 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2a² को विभाजित करता है। तो यहां पर आप जानते हैं, तो इसलिए जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। देखो क्यों करेगा, अभी अपन ने प्रमेय 1.2 में पढ़ा था, अगर ये 2 है वो a² को विभाजित करता है, यानी कि 2 a को भी विभाजित करेगा। ये अभी अपन ने प्रमेय में पढ़ा था, ठीक है। तो उस अनुसार हमने यहाँ पे ये लैंग्वेज लिख ली। अगर चूंकि ऐसा है तो इसलिए ऐसा होगा 100%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माना कि, अब हम एक चीज क्या करते हैं, माना कि करते हैं। क्या लिखते हैं, माना कि हमें a बराबर कुछ ना कुछ यहाँ पे मानना है। तो यहाँ पर हम a बराबर क्या मानेंगे, 2c मानेंगे। अब 2c ही क्यों माना, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से a² विभाजित हो रहा है, यानी कि a² में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर ये 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पे कम से a² के अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कम से कम एक बार 2 आएगा ही आएगा। जैसे मान लो a का मान है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के 4 में क्या छुपा हुआ है, 2 × 2 छुपा हुआ है। तो इसलिए हमें हमेशा ये यहाँ पे 2 इसलिए आता है, ठीक है। और बकाया की जितनी भी संख्या बचेंगी आएंगी उसको हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई ना मुन्ना, तो देखो तुमको एक चीज़ बताते हैं, जीवन में आपकी कभी गलत नहीं होगी। ये सर यहाँ पे a बराबर हमेशा क्या मानेंगे, देखो जो बटे में हो 2 है तो 2c आ जाएगा, अगर बटे में 3 हो तो 3c आ जाएगा, अगर 5 यहाँ बटे में हो तो 5c आ जाएगा। a का मान इस प्रकार से मानना बिल्कुल ईजिली है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया जिन बच्चों को। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर।
अब भाई पहले समीकरण 1 उतार लो, क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2। तो अब देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान क्या है 2c, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और 2 है तो 2 लगा दो। अब देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2, तो 2 से 4 काटोगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बटे 1। इसके बटे में 1 लगा क्या कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 2c स्क्वायर का 1 में होगा तो ये हो जाएगा, बी स्क्वायर का 1 में होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे c स्क्वायर का मान निकालोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो भाई क्या होगा, इसलिए जो 2 है आपका वो b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, जो 2 है b को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय किससे आया, विभाजित करेगा, ये आपका आया प्रमेय 1.2 से। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो a व b कैसे हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आए। जैसे कि मान लो हमने a का मान ले लिया 2 और b का मान क्या लिया 3, तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कैसे निकालेंगे, 2 के गुणनखंड 1 और 2 होंगे और 3 के होंगे 1 और 3, और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 है, क्या है 1 है। और हमेशा कोई भी सहअभाज्य संख्या ले लेना उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। अच्छा 1 आ जाता है, और यही एक ऐसी संख्या है जो 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो चला जाएगा और 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो भी चला जाएगा। अगर बिल्कुल गांठ बांध लो अपने दिमाग में, अगर कोई भी सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, और वही एक ऐसी संख्या होती है वही केवल एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। मतलब कि सहअभाज्य संख्या को केवल एक ही ऐसी संख्या है जो क्या करती है, पूरा पूरा विभाजित करती है। दुनिया में और कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सहअभाज्य संख्याओं को विभाजित कर पाए एक के अलावा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई मेरे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a को 2 विभाजित कर रहा है और b को भी 2 विभाजित कर रहा है। हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनको केवल एक विभाज्य कर सकता है। यहाँ पर तो भैया 2 कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत बात है, नहीं आ रही है बात समझ में। तो ये हमारी जो अवधारणा है वो गलत प्रूफ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था कि ये √2 एक परमेय संख्या, यानी कि जो हमारी ये अवधारणा है वो हमारी क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारी अवधारणा विरोधाभास है। क्या है भाई, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या कहलाता है, गलत। विरोधाभास, ये अच्छा लग रहा है मुझे लिखना तो मैं लिख रहा हूं, विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, ये कारण लिख दो, क्योंकि a व b दोनों सहअभाज्य हैं। क्या है, दोनों सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। तो अतः हमारी अवधारणा गलत प्रूफ हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अतः √2 एक अपरमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। क्या है ये, अपरमेय संख्या है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नहीं आया भाई समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं है। अभी अपन एक सवाल और बचा है। अगर हमें पता करना हो कि √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करूँ तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई मेरे। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है गलत अवधारणा कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। अगर √3 भाई अगर परमेय संख्या तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a व b यहाँ पे क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको बिल्कुल गांठ बांध लेना है। और अगर कोई भी दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनको केवल एक ऐसी संख्या जो दोनों को क्या करेगी, विभाज्य करेगी। a व b को कौन सी एक संख्या जो विभाज्य करेगी, केवल एक। इसको ना 2 कर सकती है ना 3 कर सकती है, दुनिया की कोई भी संख्या विभाज्य नहीं कर सकती केवल एक के अलावा। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद
हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर जहीं कहता ही हो, यहाँ पे 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा भाई, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा भाई मेरे, यहाँ पर जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या हो रहा है, ये देखो 3 बना दिया मैंने, 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भाई 3 ए को भी तो विभाजित करेगा। नहीं समझे मेरी बात को, अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो भाई 3 ए को भी विभाजित करेगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए का मान क्या मान होगा, जो यहाँ पे बटे में होगा वही आ जाएगा। जैसे 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सी है तो वो सी ही रहता है। अब समीकरण 1 में ए का मान रख दोगे, तो जब ए का मान रखेंगे तो भाई यहाँ पर क्या था, ए का मान 3c, तो क्या रख देंगे, 3c रख देंगे। और बटे में क्या है, इधर चल रहा है आपके 3 चल रहा है। क्या चल रहा है, 3। देखो यहाँ पर 3 है ना भाई, तो 3 रखना पड़ेगा अपन को। समझे मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर। ये 3 से 9 काटो, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब 3 बार में जाएगा तो भाई अब 1 का गुणा b स्क्वायर में होगा तो b स्क्वायर हो गया, लेकिन 3c स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर हो जाएगा। तो c स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, ये b स्क्वायर है, ये 3 पक्षांतर होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो भाई 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक, 3 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखो, a को विभाजित 3 कर रहा है, यहाँ पर b को विभाजित 3 कर रहा है। हमने क्या सीखा, हमने क्या अभी सीखा कि a और b को केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाज्य करेगी। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या बनी ही नहीं है ना। और लेकिन ये तो 3 काट रही है दोनों को, a और b को। तो भाई ये हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि a और b कैसी है, सहभाज्य संख्या है। इसलिए √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या। ये भाई मैंने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1, फिर आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर लगा है कि नहीं भाई हमने कुछ नया सीखा है, अच्छे तरीके से सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लाइक करो, कमेंट करो जो समझ में ना आए। और भाई जो पर्सनल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड या कोई से रिलेटेड पूछना हो तो इंस्टाग्राम की यूजर ID दिख रही होगी, फॉलो कर लेना। कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे 100% जवाब देंगे। और हाँ, फालतू बात मत पूछना, नहीं तो भाई ब्लॉक कर दिए जाओगे। सीधी बात ये है, ठीक है, क्योंकि तुम भाई मेरे हो। उल्टी सीधी बात मत करना कि सर खाना खाया नहीं खाया, ये सब नहीं पूछना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ, स्कूल कोचिंग में बताओ, क्योंकि एक ही चीज़ है दुनिया में जो बांटने से बढ़ती है, वो है ज्ञान। तो ऐसा नहीं खुद पढ़ लो, दूसरों को मत पढ़ाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।